नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन। घंटी बजाओ में हम आगे आपको खास पेशकश दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर पहले दिल्ली के सुभाष नगर में एक जबरदस्त फायरिंग से हड़कंप मच गया है। 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक शख्स की हालत गंभीर है, दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। एक शख्स को गोली लगने की खबर है जिसकी हालत गंभीर है, दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, दिल्ली के सुभाष नगर की ये घटना है जहां पर फायरिंग की खबर और भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। आपसी रंजिश का मामला पुलिस को लग रहा है, गोलीबारी का शक इसी को लेकर। वरुण हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, इससे कुछ देर पहले की ये वारदात है दिल्ली के सुभाष नगर में। दिल्ली दरबार नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसके बाहर से 2 शख्स एक गाड़ी में आगे निकल रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक करा और उसके बाद उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1.5 से 2 दर्जन राउंड फायरिंग वहां पर हुई है। जो पीड़ित शख्स है उसका नाम अजय चौधरी बताया जा रहा है। अजय चौधरी, उसके भाई को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस अधिकारी को कहना है कि ये आपसी रंजिश या गैंगवॉर का मामला हो सकता है। रंगदारी के मामले से भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन सुभाष नगर इलाके में इस पूरी वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। 1.5 से 2 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें जो 2 भाई है गाड़ी में जा रहे थे वो इस पूरी वारदात के अंदर घायल हो गए हैं। जी ठीक है वरुण, नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस खबर पर ये अपडेट हमें देने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहरहाल आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं हमारे शो घंटी बजाओ की। ये वो शो है जो बनता है आपकी आवाज। बिगड़ते सिस्टम और सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए आपको फिर घंटी बजानी है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने किया है एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें सामने आया है सच सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। आप सड़क पर पैदल निकलें या आप गाड़ी में हो, ये सच आपकी जान से जुड़ा हुआ है। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की रेस में भारत सबसे आगे है और कई आंकड़े और रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि ऐसा ज्यादातर ड्राइवरों की गलती की वजह से होता है। एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने अपने खुफिया कैमरों में कैद किए हैं ऐसे लोग जो दे रहे हैं मौत को लाइसेंस। पूरी कहानी देखिए हमारी इस खुफिया रिपोर्ट में, मौत को लाइसेंस। टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे वो फंस गया था, तो एटलीस्ट उसको वहीं रोक देना चाहिए था, तो मेरे भाई की टांग एटलीस्ट बच जाती। लेकिन उसने बैक करके, रिवर्स करके उसके ऊपर से गाड़ी लेके गया। पूरा मुद्दा जो है ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि कोई फेक एप्लीकेंट जो है वो किसी और का टेस्ट दे। गाड़ी नहीं आती ना, तब मेरी टेंशन 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का। कितने पैसे लेंगे? 15,000। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते। अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये थी 3 अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ पिछले ही साल दिल्ली सरकार ऑनलाइन आरटीओ सुविधा लॉन्च करने का दम भरती दिखी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है, तो दूसरी तरफ हाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे, लापरवाह ड्राइवरों की कारस्तानी और जान गंवाते लोग, और तीसरी तस्वीर में एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ राजधानी का बेहद भद्दा सच। एबीपी न्यूज ने अपने खुफिया कैमरे के साथ मौत का लाइसेंस लेकर गाड़ी दौड़ाते लोगों का सच जाना, जब एक से एक बड़े बिचौलियों से हमारा सामना हुआ। ये दलाल पैसों के बदले लोगों में बांट रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी बिना ड्राइविंग टेस्ट के, और मौत को बैठा रहे हैं स्टीयरिंग पर।
इन बिचौलियों के पास मौजूद था सरकार की हर सोच का तोड़ और धोखे की हर तरकीब। ऑनलाइन कैमरे पर ड्राइविंग टेस्ट का भी ये मजाक बना लेते हैं। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में देश की राजधानी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 3 आरटीओ का दौरा किया गया और हकीकत हिला देने वाली थी। सबसे पहले हम गए सूरजमल विहार अथॉरिटी। वहाँ हमें मिले ओमवीर। हमने उनके सामने एक कहानी बुनी ताकि पता लगा सकें कि आखिर आरटीओ के बाहर धड़ल्ले से लाइसेंस की दलाली करा रहा ये शख्स अपने मंसूबों को अंजाम कैसे देता है। ये कह रहा हूँ भैया, मेरे छोटे भाई का ना अभी जॉब लगी है, तो लाइसेंस इसमें फटाफट से जमा करवाना था। उसका लर्निंग भी बनना है, परमानेंट भी। वही हम पता करने आए थे। यहाँ तो बताया कि लर्निंग नहीं बनेगा। उसने क्या बोला, लर्निंग कैसे कहाँ बनेगा? आप हो गया, आप आगे में ले जाओ, हाँ ले जाओ, सही है। उसका तो कहना है कि जो है वो तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और वो माल रोड ले गया। बिल्कुल भाई, वहाँ की अपॉइंटमेंट, वहाँ की ही अपॉइंटमेंट उठेगी बड़े भाई, वहीं का होगा। माल लोड की अपॉइंटमेंट आएगी मई जून के महीने की चलेगी। अरे अपॉइंटमेंट कब की आ रही है? लर्निंग के लिए लर्निंग तुरंत नहीं बन जाएगा। किसका बनना? छोटे भाई का बनना है। लर्निंग तो क्या बुलाओ, आधार कार्ड लेकर आ जाएंगे। वो तो आधार कार्ड एक फोटो बुलाओ, अभी कर देता हूँ। अभी करवा देंगे आपका सारा। 1 महीना के अंदर ऐसा 30 दिन के अंदर परमानेंट 30 दिन के अंदर गाड़ी नहीं आती ना, सब मेरी टेंशन है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का। ठीक है बड़े भाई, कितने पैसे लेंगे? 15,000 रुपये। 15,000 हमारे चौंकने के लिए भी शायद ये शख्स तैयार था। शातिर अंदाज में उसने हमें कन्विंस करने के लिए हमें लाइसेंस की लंबी प्रक्रिया का डर दिखाना शुरू किया। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर से कहा कि सीधे और सही तरीके से स्थायी लाइसेंस बनवाने में जूते घिस जाएंगे और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ड्राइविंग टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं। दबंगई इतने के एक ईमानदार एसएचओ तक का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं हुआ। भाई साहब ये रहने का बुजुर्ग आदमी, जगतपुरी सामने मकान है, 15 आदमी है, डॉक्टर लिए जा रहा है। वो तो 6 महीने होंगे घर। एसएचओ भैया है, कुछ सगा भाई एसएचओ है। 15,000 रुपये लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन धक्के ही भरे, काम ही नहीं हुआ। अगले का इंगत देता रहा, पैसे देता रहा, ना हुआ काम। बोले भैया आज इंगत सिफारिश करके कैसे कैसे बात बनी। इनको भी नहीं आती होगी गाड़ी, कम आती है अपनी गाड़ी, पेशेंट गाड़ी है इनका अपनी खुद, पर नहीं हो रहा काम। बताओ क्या करेगा। अब आपने फिर बात ऐसी कह दी कि जल्दी तो जल्दी तो देखो, आप ये कह लो कि हमें 29 दिन में दे दें, 29 दिन में भी कार्रवाई नहीं होगी 30 दिन बाद ही। ठीक है भैया जी। 15,000 में सरकारी फीस कितनी है? मतलब भाई बस आपके लिए तो ये समझो कि देखो सारे हमारी जेब में ही जा रहे हैं, आप तो जब हमें पैसे दोगे। अब एक बार फिर इसने अपने धोखाधड़ी कांड को हमारे फायदे से जोड़ने की कोशिश की। डर का लंबा गणित भी समझाया। हाँ जैसे सपोज करो, मान लिया 1.5 महीना लग जाएगा लर्निंग मिलने में आपको। ठीक है जी। जब 30 दिन बाद आप 6 महीना तक कभी भी अपॉइंटमेंट पक्के की अप्लाई करोगे तो अप्लाई पक्के की 3 महीना बाद की डेट आएगी और 3 महीने बाद में टेस्ट होंगे। टेस्ट में अब आप जान ही रहो, इक्का दुक्का ही पास हो रहा है। पूरी दिल्ली का ये हाल है। ट्रैक जो ऑटोमेटिक ट्रैक बने बस उनमें फिर दूसरी अपॉइंटमेंट ये तो कहते हैं 1 हफ्ता बाद आओ, 1 हफ्ता बाद दूसरी पेमेंट लेगा। 1200 रुपये की पेनल्टी लग के आती है। अच्छा एक बार फेल हो गए, हाँ आना हुआ तो 1200 रुपये की पेनल्टी लग के आती है, प्लस एक चीज़ में 600 रुपये की पेनल्टी लग के आती है और फिर डेट जाओ 2-3 महीने की। इतने क्लाइंट खड़े हैं मेरे पीछे, ये देखो आप कैसे कर रहे हैं काम, कैसे। फिर आपने एक मेन चीज़ बता दी, अब भाई कहीं जॉब वॉब की नियत चाहिए तो उसमें आदमी रिक्स वाली बात ही नहीं हो सकती। कहीं भैया आपने पैसा खर्च करा तो आप अपने काम के लिए कर रहे हो और 1000 रुपये के ऊपर या 1200 रुपये के ऊपर आपका सारा 10,000 रुपये बेकार हो जाएगा तो खाता नहीं होता। उसका ड्राइविंग का कहाँ बुलाओगे? यही सारा काम यही, मतलब 17/9 यही। हाँ जी देखो आएगा उस दिन आएगा जिस दिन उसे डेट मिलेगी, क्योंकि वीडियो बनती है, फोटो खींचता है, वो भी 30 दिन बाद ही वीडियो बनता है और फोटो खींचता है। दलाल साहब का ये तात्पर्य कतई नहीं था कि वो टेस्ट करवाएंगे, वो तो इंतजाम करेंगे कि फोटो वीडियो बन भी जाए और टेस्ट भी न देना पड़े। ड्राइविंग ठीक से नहीं करने वालों को ड्राइवर बनने का लाइसेंस सौंप रहे हैं।
आगे हमें जो बिचौलिया मिला उसने तो इस झूठी फोटो वीडियो वाली प्रक्रिया को और भी शानदार तरीके से हमें समझाया। लेकिन पहली ही जगह पर हमारे खुफिया कैमरे में कैद इस दुष्ट की तस्वीर से अंदाजा लग जाता है कि देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी भारत किस हाल में होगा। हाल जानने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई आंकड़ों में दर्ज है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ की 2019 की रिपोर्ट में दुनिया भर में भारत में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोग जान गंवाते हैं। साल 2018 में भारत में कुल 4,80,652 सड़क हादसे हुए और इनमें 1,50,785 लोगों ने जान गंवाई, जो 31.37% हुआ। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां हादसे हुए 2,12,846, जिनमें 63,093 यानी 29.64%। और तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जहां सड़क हादसे तो टॉप के दोनों देशों से 5 गुना ज्यादा हैं, यानी 22,11,439, लेकिन सड़क हादसों में मौत हुई सिर्फ 37,461, यानी 2% भी नहीं। बात भारत और अमेरिका की हो रही है तो दिल्ली के सीएम की बात पर गौर करना यहाँ मुनासिब होगा। पिछले साल जब वो फेसलेस सर्विस लॉन्च कर रहे थे तो प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के फायदे गिनाते हुए उन्होंने इसी अमेरिका का नाम लिया था। आप लोग अमेरिका जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो आप वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? यार वहाँ तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं। पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा। अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम, दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। दिल्ली में अगर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार की परिवहन वेबसाइट www.delhi.gov.in पर लॉगिन करना है। फिर आवेदन पत्र भर के संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं। एक एप्लीकेशन नंबर जारी होता है जो परीक्षण के वक्त दिखाने को कहा जाता है। ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक करना और फिर ऑनलाइन ही फीस भुगतान भी होता है। जहां डीएल के लिए आवेदन दिया उस आरटीओ ऑफिस जाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट एक मोटर वाहन निरीक्षक की उपस्थिति में होगा और इस टेस्ट के लिए अपनी गाड़ी से ही जाना होता है। सीएम साहब के ही शहर में अब इस ऑनलाइन सर्विस का तोड़ ढूंढ चुके बिचौलियों का धंधा पूरे जोर शोर से चल रहा है। इनके क्लाइंट बने हुए हैं, नंबर बांटे जा चुके हैं। जरा देखिए मॉल रोड अथॉरिटी पर पहुंचने के बाद कितने प्रोफेशनल बिचौलिए से हमारा पाला पड़ा। आप भी देख लीजिए सीएम साहब। भाई का ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, जॉब लग गई है वो लाइसेंस बाइक तो चला लेता है, गाड़ी कैसे होगा वो हमारा काम है। कैसे थोड़ी खर्चा ज़्यादा आता है, 8,000 रुपये लगते से लेकर 8,000 रुपये खर्चा है। शहर नंबर किसी की आता है वो तो मैं उस दिन ले गया था। अच्छा आधे पैसे आधार कार्ड आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर। हाँ लिंक है। उसके 1 महीने बाद आपने मेरे पास आना है, फीस कटेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलेगा उसमें आपको बोला 7:30 बजे आता है। ठीक है, वहीं से आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी पेमेंट आपने वहीं पर देंगे। तो टेस्ट क्लियर होगा जब टेस्ट करना टेस्ट क्लियर करवा दो, हमारा काम है। मोटरसाइकिल चला देगा, मोटरसाइकिल चला के दिखाएंगे। कार के आगे हम कैसे चलाएंगे, कार के आगे पेपर लेकर खड़ा होगा, उसका वीडियो बनेगा, कैमरा जाएगा, गाड़ी चलाओ तो हमने गेट खोलना है, सीट में बैठना, सीट बेल्ट लगानी, वीडियो बना लगेगा, हम सारा करके उतर जाओ तो उतर के अपना साइड हो जाएंगे। फिर हमारा ठीक है। अब बाइक का भी करा देते हैं, लेकिन बाइक में ना बंदा ओपन दिखता है, कार के अंदर दिखता नहीं बंदा कौन चला रहा है। बाइक तो चलाने का। तो आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ मोबाइल नंबर से आधार लिंक होना चाहिए, बस उसके बाद बिना ड्राइविंग आए ऑनलाइन परमानेंट लाइसेंस तक बनवाने की जिम्मेदारी बिचौलिए सीना ठोक कर ले रहे हैं। सरकार ने तो ऑनलाइन सर्विस शुरू करते हुए चोर रास्ते से भागने का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा था और कोई कोर कसर न छूट जाए, इसके लिए ही वीडियो का विकल्प जोड़ा गया था। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए,
कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए। और आपने हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो साइट है उस पे जाना है। आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा। पूरा मुद्दा जो है ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि कोई फेक एप्लीकेंट जो है वो किसी और का टेस्ट दे। जाहिर है सारी तरतीब लगाकर भी सरकार फेल हो रही है, क्योंकि सड़कों पर मौत बनकर यमराज घूम रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में भारत नंबर 1 पर है। अब एक बार IIT दिल्ली की 2020 की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। दुनिया भर के देशों से भारत की तुलना करते हुए एक और दिलचस्प बात सामने आई। अगर स्वीडन में हर 100 लोगों में 57 के पास गाड़ियां हैं, तो वहां 1 लाख लोगों में से 3 से भी कम की मौत होती है। ब्रिटेन में 100 में से 54 के पास वाहन है, तो वहां भी 1 लाख में से लगभग 3 लोग ही सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में अगर 100 में से 71 के पास गाड़ियां हैं, तो वहां भी प्रतिशत में बाकी दोनों देशों जितने ही 1 लाख में करीब 5 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन जब भारत की बात हो, तो यहाँ 100 लोगों में से जब सिर्फ 9 लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो 1 लाख में कुल 12 लोग सड़क पर एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। यानी कि ब्रिटेन और स्वीडन में जब भारत से 6 गुना ज्यादा लोग गाड़ियां चला रहे हैं, तो वहां हादसों में होने वाली मौतें यहां से 4 गुना कम हैं। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। इसी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि साल 1970 से अब तक भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतें 10 गुना तक बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि इन एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण ड्राइवरों की गलती ही होती है। एक्सीडेंट में स्पॉट मौत के मामलों को ही पुलिस रिपोर्ट करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस के मामलों में लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करवाते हैं। अस्पतालों में होने वाली मौतों को आमतौर पर न तो लोग पुलिस के पास जाते हैं और न ही पुलिस उनके पास आती है। यानी ऐसी मौतें अनऑडिटेड होती हैं। इसका मतलब मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। जो व्यक्ति वहां पर शब्द है दलाली करता है या टाउट है, सो दैट सिंपली मीन्स उसको तो स्ट्रेट अवे अगर वो पकड़ा गया, उसके स्टिंग्स अगर पकड़े गए, तो उसको जेल होनी चाहिए। क्योंकि और उसके साथ जो सिस्टम इन्वॉल्व है सबको, बिकॉज एक पूरा साइकिल है। आप छोटे से पैसे के लिए किसी घर बर्बाद करने की कोशिश, आप देखिए, इट इज काइंड ऑफ प्लानिंग। आप 10,000 रुपए के लिए कोई ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस देते हैं जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो सड़क पर निकलते ही किसी परिवार जा रहा है, बाइक पर बैठ करके बीवी बच्चे सब जा रहे हैं और उसको उड़ा दे। क्या किया आपने? 7,000 रुपए के लिए उसका जीवन खत्म करवा दिया। ये स्टिंग ऑपरेशन करके एबीपी न्यूज दिल्ली सरकार की आंखें खोलना चाहता है, क्योंकि जिन ऑनलाइन सर्विसेज को उन्होंने लोगों की घर बैठे सुविधा के तौर पर लॉन्च किया, उसी सर्विस को सहारा बनाकर दलाल मौत के लाइसेंस देते फिर रहे हैं और अनाड़ी ड्राइवर सड़कों पर मौत की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं। कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है कि बिचौलिए फिर भी सक्रिय हैं और जिस तरह हमारे कैमरे पर दलाली करते ये लोग पकड़े गए, उसका और भी ज्यादा डरावना सच ये है कि जहां सरकारी दफ्तरों में आने वाले एप्लीकेंट्स को पेपर चेक कर करके ही अंदर जाने दिया जाता है, वहां ये बिचौलिए जब चाहें, जितनी बार चाहें आ जा सकते हैं। हालांकि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हमें कुछ दलाल ऐसे भी मिले जिनके चेहरे पर और बातों में सरकार की सख्ती का खौफ साफ दिखा। परमानेंट लाइसेंस के लिए तो इन्होंने सिरे से मना कर दिया, लेकिन लर्निंग लाइसेंस का जुगाड़ इनके पास भी था। आखिर हम पहुंचे मयूर विहार अथॉरिटी। यहाँ टेस्ट ड्राइव ट्रैक की भी तस्वीरें हमने खुफिया कैमरे में कैद की। माइक पर अनाउंसमेंट हो रहा था और एक ड्राइवर टेस्ट ड्राइव दे रहा था और यहाँ मुलाकात हुई मनीष नाम के दलाल से। एक चीज बताइए, हमारे ना छोटे भाई का ना लाइसेंस बनना है, उसकी भी जॉब लगी है, लर्निंग भी बननी है, परमानेंट भी बनना है। लेकिन किसी ने हमें बताया कि अब यहाँ नहीं बनेंगे इन अथॉरिटी का। वो पता करने के लिए आए थे। क्यों नहीं बनेंगे ये नहीं पता। ये बोले कि सेंट्रलाइज हो गया है और रोड पर बनेंगे। एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस मयूर विहार का नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है, देखो आपने वैसे पूछा है तो मैं उसकी का ही जवाब दूंगा। आप बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी है।
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको माल रोड जाके ही बनेगा, ठीक है, बनेगा यहीं से ही। दिल्ली में 14 अथॉरिटी है, किसी भी अथॉरिटी में जाकर पहुँच जाओ, वहीं जाकर बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा। हाँ, दूसरी बात, आजकल ट्रैक बन गया है, ट्रैक पे जो भी चीज़ चला के दिखाओगे उसी चीज़ का बन के मिलेगा। दोनों चीज़ चला के दिखाओगे, दोनों चीज़ पास हो जाओगे तो दोनों चीज़ों का बन के मिल जाएगा। एक चीज़ दिखाओगे तो एक चीज़ का बन के मिलेगा, दोनों दिखाओगे दोनों बन के मिलेगा, नहीं चला के दिखाओगे तो नहीं बनेगा। तो गाड़ी तो नहीं आती, लेकिन हम इसको गाड़ी का बना कर दो ना, गाड़ी का बना के दो। पहले गाड़ी सिखाओ उनको, जाके देखो ट्रैक चल रहा है, गाड़ी का ट्रेनिंग हो रहा है, तो 100 कैमरे लगे हुए हैं, इतनी शक्ति है, इसमें कोई पैसा नहीं चलेगा। कोई कह देगा मैं पैसे ले लूँगा, करवा दूँगा, पैसे मुझे भी पूरे नहीं लगते, लेकिन काम नहीं होगा, ये पहले मैं बता दूँगा। चाहे किसी से करा लो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। और लर्निंग अभी मिल जाएगा, अभी बुला लो, लर्निंग अभी दे कटवा दो। तो लर्निंग ऑनलाइन बनता है आजकल या अंदर से बनेगा, कैसे बनेगा? लर्निंग बनेगा ऑनलाइन बनेगा। हाँ, उसका भी टेस्ट होता है ना? उसका भी रिटन टेस्ट होता है। फेल होगा तो फिर हम पास करा के देंगे उसको। ऑनलाइन का विकल्प आने से पहले भी डीएल बनवाने के लिए बिचौलिए सक्रिय थे। अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का नाजायज फायदा उठाकर ड्राइविंग लाइसेंस की शक्ल में मौत को लाइसेंस देने वाले इन प्राइवेट दलालों का सरकारी इमारतों में आना जाना या इन इमारतों में बैठना भी सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर लंबी कतारों में लगने से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया, जो सिस्टम बनाया, इन दलालों ने साबित कर दिया कि उसमें ढेरों छेद हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर मामला शांत नहीं हो रहा है। शुक्रवार को हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म नहीं हुआ कि अब मोहाली की कोर्ट ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन गैर कानूनी है। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर बवाल जारी है। हम उनको कहना चाहते हैं आप एक नहीं 100 एफआईआर करो, तब भी हम झुकने वाले नहीं हैं। इस तरीके से हम उनके लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम कसम खाते हैं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर नहीं करते। पहले घर से गिरफ्तारी, फिर बीच रास्ते रिहाई और अब कोर्ट से अरेस्ट का नया आदेश। ये मोहाली कोर्ट से आज जारी हुआ वही वारंट है जिसमें पंजाब पुलिस से तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर कहें तो जिस बग्गा को लेकर कल 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई थी, उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटक गई है। भारतीय जनता पार्टी गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। कल पूरी बीजेपी ने साबित कर दिया, उनकी टॉप लीडरशिप ने साबित कर दिया कि वो गुंडों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बग्गा जो एक सीरियल ऑफेंडर है, बंगाल से लेकर पंजाब तक जो आदमी नफरत और हिंसा फैला रहा है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। इधर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बीजेपी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। बग्गा के समर्थन के लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत इनके घर पहुंच गए, तो दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई देंगे, वो लगातार बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाने की, यानी कि केजरीवाल के आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो बेहद कम है। दिल्ली की तरह बेंगलुरु में भी बीजेपी के समर्थक आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुंच गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर इन्हें काबू किया। अगर गलत किसी ने काम किया है, गैर कानूनी काम किया, तो अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली पुलिस को डिटेन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो नशा तस्करों का साथ दे रहा है। इस सियासी संग्राम के बीच बग्गा की गिरफ्तारी में अड़चन डालने को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। दिलचस्प बात यह कि इसी दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में तेजिंदर बग्गा की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें अदालत से मोहाली साइबर क्राइम सेल में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई है।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम रुक गया है। आज जब सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची तो वहां पर भारी संख्या में नमाजी जुट गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि टीम को वापस लौटना पड़ा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एडवोकेट कमिश्नर की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी के सर्वे के लिए पहुंची। परिसर के बाहर भारी संख्या में नमाजी जमा थे। नारेबाजी हो रही थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस हरकत में आई। भीड़ को मौके से खदेड़ा। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे एक शख्स को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में इसने अपना नाम अब्दुल कलाम बताया। आरोप है कि ये लोगों को विरोध के लिए उकसा रहा था। अब्दुल कलाम। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर हुए इस हंगामे के बाद सर्वे टीम परिसर से बाहर आ गई। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मस्जिद के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनके विरोध की वजह से सर्वे टीम को लौटना पड़ा। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अरे भैया, हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया। बस हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है। ज्यादा बोले हम स्टेटमेंट अब परसों यानी 9 मई यानी सोमवार को सभी पक्ष कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। 9 मई को ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए दायर अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इधर इस मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे के आदेश पर ही सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट का आदेश का अवहेलना कि कोर्ट ने कहा कि हाँ वीडियोग्राफिंग होगा और उसने कहा कि नहीं, कोई घुस नहीं सकता है। आप भगवान राम के बहुसंख्यक समाज के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमात्मा इतने वर्षों तक टेंट में, और हम लोगों ने मुकदमा लड़ी उसकी। ये योगी राज है, भोगी राज नहीं। इसके नाते आप बच के रहना। जिस दिन योगी जी की डंडा घूमेगा उस दिन तुमको संविधान को मानना पड़ेगा। कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवलेस पिटीशन को। वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे की कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। इधर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी के सर्वे का काम रुकने से योगी सरकार नाराज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, बाबा विश्वनाथ धाम से लगे ज्ञानवापी परिसर में माननीय न्यायालय के निर्देश पर कमिश्नर को जांच और सर्वे में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास और बयानबाजी गलत है। न्यायालय के आदेश का पालन करने में बाधा डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि 5 महिलाओं की याचिका पर वाराणसी कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी हो रही है। इस याचिका में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग की गई है। झारखंड में कैश कांड पर बवाल मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और ताजा खबर इससे जुड़ी यह है कि पूजा के सीए सुमन कुमार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। इस बीच बीजेपी ने कैश की बरामदगी को लेकर सीधे सीएम हेमंत सोरेन पर सवाल उठा दिए हैं। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के सीए सुमन के घर से बरामद ये कैश अब हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सुमन को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक घर पर पूछताछ के दौरान सुमन ईडी के सवालों का गोल-मोल जवाब दे रहे थे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस वक्त हम रांची के हनुमान नगर इलाके में हैं।
आपको दिखाना चाहेंगे, ये सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट है। यहाँ पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। यहाँ पे जो पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन, वो इसमें रहते हैं। कल ईडी की टीम पूरी देर रात तक यहाँ थी, सुबह से भी ईडी की टीम यहाँ पर थी। 17 करोड़ कैश ईडी ने सुमन के पास से जब्त किया है। पहले जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है कि सुमन ने कहा कि ये कैश उनका नहीं है, बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनका कैश है। कहाँ से आया इसको बताने में वो साफ तौर से मुकर रहे थे, पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पूजा सिंघल का सीए सुमन रांची के हनुमान नगर में मौजूद सोनाली मोनिका अपार्टमेंट में रहता है। कल खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर जब यहां ईडी की छापेमारी हुई तो सुमन के कमरे से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश मिले। नोटों की गिनती के लिए 3-3 मशीनें मंगाई गई और नकदी को 7 बड़े बक्सों में भरकर ले जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि इस नकदी के तार पूजा सिंघल से जुड़े हैं, जो सीएम सोरेन की भरोसेमंद अफसरों में से एक है। हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है और उन्हीं के इशारे पे जो उनके जो खनन सचिव हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत सस्ते दर पे दिए। एक ही चीज़ वहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ काम कुछ नहीं, करप्शन ही कारोबार हो गया है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर रेत खनन के ठेके देने में मनमानी करने का आरोप है। इन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके विधायक भाई वसंत सोरेन को कौड़ी के अभाव में खनन का पट्टा देने के इल्जाम लगे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से दोनों को नोटिस भी जारी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। जब खान सचिव के पास इतनी अकूत संपत्ति है तो खान विभाग में भी सब ठीक नहीं चल रहा है और खान विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी हैं, और मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो झारखंडियों की भावनाओं का थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो उनको इस्तीफा अविलंब देना चाहिए, इस्तीफा अविलंब देना चाहिए। क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार है? हम समझते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। सीधी सी बात है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो हो रहा है। क्या केंद्र में बैठे अधिकारी कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? ये कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक झारखंड सरकार इस मामले में अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती, इसलिए पूजा सिंघल को खनन एवं उद्योग सचिव के साथ साथ दूसरे अहम पदों से हटाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज भी लगे हैं जिनसे घोटालों के तार झारखंड के कुछ राजनेताओं तक भी पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महंगाई की, जिसने लोगों का दम निकाला हुआ है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के इस दौर में लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि झटके पर झटके दे रही है। अब महंगाई का एक नया झटका लगा है रसोई गैस के सिलेंडर को लेकर। पहले मेज के दोनों तरफ सिलेंडर रखे, उसे फूलों के हार से सजाया, पूजा की और फिर अगरबत्ती को आलू और लौकी में लगाकर सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लिया। 65 घंटे 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब। लौटने के बाद सिलेंडर, घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उसकी कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी। तो दिल्ली में अब आप सबको बधाई हो कि 1000 रुपए नहीं हुआ, अभी भी 999 रुपए 50 पैसे। कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमले का ये नया मौका इसलिए मिला क्योंकि इस बार घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया। आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार।
कांग्रेस यही नहीं रुकी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह के घर का घेराव भी किया। जमकर नारेबाजी हुई, पोस्टर बैनर के जरिए जनता के गुस्से का इजहार किया गया। मंत्री जी को सरेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ आए। आपको बता दें, पिछले एक साल में रसोई गैस का सिलेंडर 190 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली में 1 मई 2021 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपए थी, जो अब 999 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। यही नहीं, रसोई गैस पर जिस सब्सिडी से जनता को थोड़ी राहत मिल रही थी, वो भी खत्म कर दी गई है। यानी अब खाना भी महंगा और बनाना भी महंगा। हाँ भैया, कैसे करेंगे बताओ, गरीब आदमी क्या करे। साग सब्जी भी बहुत महंगी कर रखी है, क्या खाना है और क्या जोड़े हैं बताओ। जेब पे तो पूरा असर पड़ रहा है, अब सिलेंडर भरवाया ही नहीं जा रहा। तरीके महंगाई चल रही है, उस तरीके इनकम कम है, और इनकम कम होने से हमें सिलेंडर भी महंगा लग रहा है, सीएनजी महंगी है, हर तरीके राशन महंगा है। कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।